देखिए जी, हम लोग पढ़ेंगे अभी इंडियन पॉलिटी। ये आज इसका फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इसका आप लोग शुरू से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, और संभवतः अगर आप पूरा क्लास कर लेंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग यूपीएससी और जो पीसीएस सीसीएस है सब, समझ गए। तो इंडियन पॉलिटी जो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसको जरा इधर करो। तो उसमें हम लोग सबसे पहले इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडिया के बारे में आपको पहले जानकारी दे दे कि पहले इंडिया का इंट्रोडक्शन मतलब हुआ कि इंडिया कैसा, कितना लंबा चौड़ा, क्या कहाँ है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। तो इंडिया का टोटल एरिया है, टोटल एरिया इंडिया का है 32 लाख, लिखते जाइए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कुल क्षेत्रफल भारत का इतना ही है, ठीक। अब इसका नॉर्थ टू साउथ, इसका एक्सटेंट है, मतलब इसका विस्तार है नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हुआ लेंथ और ब्रेथ इसका यहाँ से यहाँ। अब इसका टोटल बॉर्डर या बॉर्डर है, मतलब टोटल बॉर्डर मतलब हुआ कि अगर इंडिया के मैप को, या इंडिया के मैप को नहीं, इंडिया को हम लोग ऐसे एक पूरा रस्सी से घेरना चाहें तो कितना टोटल बॉर्डर लाइन इसका है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर है भारत का टोटल सीमा रेखा, 15,200 किलोमीटर, ठीक। अब इसका जो टोटल कोस्ट लाइन है, तो टोटल कोस्ट लाइन का मतलब पूरे इंडिया का, पूरा इंडिया में दैट इंक्लूड्स अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भी, तो टोटल इसका कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर। लेकिन केवल मैनलैंड इंडिया का मतलब हुआ कि उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड करके जब हम लोग बॉर्डर लाइन देखते हैं, सॉरी कोस्ट लाइन देखते हैं, तो फिर ये है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब समझ गए ये क्या है? ये टोटल कोस्ट लाइन है मैनलैंड इंडिया का, और ये पूरा इंटायर कंट्री का इतना कोस्ट लाइन है, ठीक है। उसमें इसमें इंक्लूडेड है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इंक्लूडेड नहीं है। अब क्या है ना कि इसका जो हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, कि भारत जैसे क्या है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आप समझ लेंगे इस तरह से समझे। ये जैसे इंडिया, ये अर्थ है, तो ये इक्वेटर है, तो ये लैटिट्यूड जो है इसको हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, इसको इक्वेटर के नीचे होगा साउदर्न लैटिट्यूड कहेंगे। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब ये वाला पोर्शन भी इंडिया का नॉर्थ लैटिट्यूड है, और जो ये वाला पोर्शन है ये भी नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। तो आप ये नहीं समझेंगे कि सर लिखा रहे हैं साउथ में भी नॉर्थ, नॉर्थ में भी नॉर्थ, बात समझ में आ रही है? तो ये इसका ये एक्सटेंड होता है, मतलब इंडिया का साउदर्न, जो साउदर्न मोस्ट रीजन है इंडिया का, वो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से। मतलब भारत का विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब उत्तरी अक्षांश, यहां से भारत शुरू होता है। साउथ में इंडिया शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड से, नॉर्थ लैटिट्यूड से, और नॉर्थ में इंडिया का एक्सटेंट है यहाँ, मतलब 37 डिग्री 6 मिनट, ये है इंडिया का, ठीक है। साउथ में कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और नॉर्थ में हो गया इतना, ठीक है। अब वेस्ट में ये 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर,
इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसीलिए इंडिया का पश्चिमी हिस्सा भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड और पूर्वी हिस्सा भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच भारत का लोकेशन है। बात समझे? वेस्ट में 87 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब पूर्वी देशांतर, और पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत अवस्थित है। क्लियर? इसको मिटा दें, मिटाएगी? ठीक। देखिए जब क्या है आगे, अब जो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट टिप है मैन लैंड इंडिया का, भारत की मुख्य भूमि का अंतिम छोर है दक्षिणतम छोर, ये मुख्य भूमि हुआ। इसका दक्षिणतम छोर, इसको हम लोग कहते हैं केप कोमोरिन। इसको क्या कहते हैं? केप कोमोरिन अंग्रेजी में, केप कोमोरिन अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको कहते हैं कुमारी अंतरीप। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर है कुमारी अंतरीप, और अगर इसको इंटायर इंडिया को इंक्लूड करें तो आपको पता होगा ये है अंडमान निकोबार, तो ये वाला इससे ज्यादा दक्षिण है। तो साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ होल इंडिया इंटायर कंट्री इज पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। इसको कहते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट, या इसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो हम आपको ये भारत का इनफैक्ट बाउंड्री वगैरह बताए। अब क्या है ना कि भारत के चारों तरफ कौन कौन सा कंट्री है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है ना कि हम लोग का देश जो है, देखिए यहाँ पर ये जो आप देखते हैं ऐसा, इसमें ये वाला पोर्शन जो है अभी भारत में नहीं है। ये है पीओके जिसको हम लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसी में गिलगिट बल्तिस्तान भी है। तो अगर हम लोग इसको भी इंक्लूड कर देंगे तो इंडिया का बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ है। ये भारत के पास अभी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसको तो मैप में दिखाते हैं, तो मैप में दिखाने का मतलब है कि हमारा बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ भी हम लोग शेयर करते हैं। क्लियर कि नहीं जी? क्योंकि हम लोग तो ये क्लेम करते हैं ना, क्लेम क्या करना है, हम लोग का है। वो अलग बात है कि मान लीजिए हम लोग किसी कारण से नहीं ले पाए, लेकिन है तो हमारा है। कश्मीर का वो हिस्सा जो अभी पाकिस्तान उसको इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, वो तो हमारा ना है, और उस तरह गिलगिट बल्तिस्तान भी हम लोग का है। तो उसको भी अगर हम लोग कंसिडर करें इसमें इंक्लूडेड, तो भारत का बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ भी है। बात समझ गए ना? मतलब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अफगानिस्तान में घुस जाएंगे। चीन के साथ है, तो इंडिया बाउंड्री कौन कौन, इंडिया किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? अफगानिस्तान, ठीक है जी, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, ठीक, और इंडिया मोटे तौर पर श्रीलंका के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन इंडिया का सबसे ज्यादा लंबा बाउंड्री, इंडिया की भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ। इसको याद रखना है कि इंडिया का सबसे लंबा बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। इसको याद रखना है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हम लोग शेयर करते हैं बाउंड्री किसके साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। क्लियर जी? तो श्रीलंका के साथ डायरेक्ट हम लोग का बाउंड्री शेयर नहीं करते, बीच में तो समंदर नहीं जी, पाक स्टेट कहते उसको। तो अब क्या है ना, भारत का कौन सा स्टेट है जिसका सबसे लंबा कोस्ट लाइन है? भारत का कौन सा स्टेट है जिसका कोस्ट लाइन सबसे लंबा है? कोस्ट लाइन मतलब तट, तो गुजरात है। ठीक है जी? तो भारत का गुजरात ऐसा स्टेट है जिसकी समुद्री सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, क्योंकि कच्छ वच्छ वाला सीमा इंक्लूड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको ये भारत का मोटे तौर पर परिचय दिए। अब क्या है ना, परिचय ऐसे नहीं होगा, भारत का कुछ आइडेंटिटी है। जैसे कैसे आप पहचान जाएंगे कि भारत है, तो उसके लिए नेशनल फ्लैग है। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। हमारे तिरंगे को हम लोगों के द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को।
बात समझ गए जी। इसमें आपको पता है कि 3 कलर है, ऊपर में सैफरन मतलब केसरिया, बीच में सफेद, उसके नीचे हरा। तो अब बीच में जो है हरा, जहां पर सफेद है वहां पर इस तरह से अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 स्पोक है, ये आपको पता है। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखने का है कि हमारे झंडे के लंबाई और चौड़ाई के बीच 3:2 का अनुपात होना चाहिए। क्लियर। अब इसका जो डिजाइन है तैयार किया गया था वीजी पिंगले के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था? वीजी पिंगले। ठीक। अब हमारा एक आइडेंटिटी और है जी, हमारा नेशनल एंथम, हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रगान जो है ये जन गण मन है, आपको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं इसको। और इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस दिन चूंकि हमारे संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, इसलिए इसी दिन हम लोग ढेर सारा चीज अपनाए। जैसे इसी दिन हम अपनाए हम लोग नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम। तो आपको पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि हमारा राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया हम लोग के द्वारा कब? ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये जन गण मन है, आप लोग सब जान रहे हैं। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है और इसको पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। ठीक है जी। हमारे राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया। अब हमारा राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत है राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से इसको लिया गया है। अच्छा, एक चीज आपको बताना भूल गए कि जो जन गण मन है उसको गाने में 52 सेकंड का समय ही लगना चाहिए। ठीक है। कितना सेकंड का? 52 सेकंड का ही समय लगना चाहिए। अब आ जाइए इस पर, राष्ट्रगीत पर। तो राष्ट्रगीत जो है हमारा वो आनंद मठ से लिया गया है। ये पुस्तक लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। और इसको पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। क्लियर जी। अब जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जिसको हम कहते हैं नेशनल एम्बलम, हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। आपको पता है कि इसमें 4 शेर हैं जी, स्टैंडिंग बैक टू बैक, मतलब एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। ये एक मोनोलिथिक पिलर है, आपको पता है, हम हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे आगे कि एक मोनोलिथिक पिलर है, उसमें 4 शेर है, नीचे एबैकस है वगैरह वगैरह। ठीक है। और नीचे में क्या है? तो 4 शेर है, इसको ध्यान रखना है। ये कहां से लिया गया? सारनाथ के अशोकन कैपिटल से लिया गया है, मतलब सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया। ये हमारा नेशनल एम्बलम, राष्ट्र चिन्ह। और इसमें नीचे में क्या है कि चक्र है, हाँ, अशोक चक्र। और इस अशोक चक्र के एक ओर घोड़ा है। क्या चीज है? घोड़ा। और एक ओर है बुल, सांड। ठीक है। और नीचे में यहां लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये जो सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है। तो ये आप जाने कि हमारा मेन चीज मतलब नेशनल एम्बलम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये सारा 24, ये भी नेशनल एम्बलम भी मतलब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है ये भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्लियर। अब हमारा एक नेशनल कैलेंडर है। नेशनल कैलेंडर मतलब हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसको अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। और ये शक संवत को, शाका एरा को हम लोगों ने अपनाया अपना नेशनल कैलेंडर।
ये साका इरा की शुरुआत होती है 78 AD से। हाँ, तो यही वाला चीज को हम लोग अपनाए 22 मार्च को। ये जो है नॉर्मली जो लीप ईयर होता है तो उस दिन 21 मार्च को ही शुरू होता है। इस साल लीप ईयर होगा ना, उस साल ये शुरू होगा 21 मार्च को। ठीक है, ये आमतौर पर चैत महीने में, जो हिंदी का चैत महीना है उसमें पड़ता है। ठीक, अब क्या है ना कि आपको छोटे छोटे परीक्षाओं में ये सब आता है कि हमारा नेशनल बर्ड क्या है, तो पीकॉक है। नेशनल एनिमल क्या है, तो टाइगर है। नेशनल फ्लावर क्या है, तो लोटस है, मतलब कमल है। ठीक है, और नेशनल मिठाई तो जलेबी और वगैरह वगैरह। तो ये सब छोटा मोटा चीज है जो आप बचपन से पढ़ते हैं। अब क्या है ना कि हम लोग अभी तक भारत के बारे में जाने, भारत का परिचय था ये। ठीक है, अब क्या है ना कि हमारे यहाँ जो सरकारें चलती है तो उसके लिए हमारा एक हम लोग नियम कानून बना के रखे, उसको हम लोग कहते हैं संविधान। राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक का जो भी आदमी, हर व्यक्ति को संविधान का पालन करना होता है और सरकारें इसी से चलती है। संविधान आज का हमारा गीता है, वही हमारा बाइबिल है, वही सब कुछ है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए हम लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, संविधान सबसे ऊपर। बात समझ गए? तो अब संविधान ये बना कैसे? तो संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहते हैं? संविधान बनाया गया एक संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। बात समझे? अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई थी सबसे पहली बार 1934 में कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए। इसकी बात की गई थी। एम.एन. रॉय व्यक्ति थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, इनके द्वारा, ये कम्युनिस्ट के संस्थापक थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। 1934 में इनके द्वारा ये डिमांड किया गया था कि भारत को एक संविधान सभा बनाना चाहिए, और संविधान बनाने के लिए फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अपने अधिवेशन में कहा गया कि संविधान सभा बनना चाहिए जिससे एक संविधान बने। और फिर 1938 में पंडित नेहरू के द्वारा भी इसकी मांग की गई कि संविधान सभा भारत में बनाया जाए। ठीक है, ताकि संविधान बनाया जा सके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन था कि भारत को किस प्रकार से संविधान बनाना है, क्या क्या, उसके लिए कुछ ऑफर लेके आया कि भारत को अब आजाद करना है, तो उसके लिए भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तो इसी के रिकमेंडेशन पर 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इसमें 3 व्यक्ति थे जी। कौन कौन बताए, क्या बताए? स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है, और क्या बताए? पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 व्यक्ति आया था भारत। ठीक है, और इन्हीं तीनों के अनुशंसा से ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारत को कहा गया संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन संविधान बनाएगा कौन? तो एक संविधान सभा। कौन बनाएगा संविधान? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ ना कि उसमें ये जो कैबिनेट मिशन प्लान में ये प्रोविजन दिया गया था कि इसमें क्या था ना, इसमें 2 तरह का भारत था जी। 2 तरह का भारत क्या था, मतलब भारत का वो हिस्सा जो डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन। बात समझे? भारत में 2 हिस्सा था, 2 तरह का भारत था। भारत का कुछ हिस्सा था जो डायरेक्ट ब्रिटेन का शासक रूल करता था, जैसे बिहार, यूपी, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस वगैरह वगैरह, जिसको कहते हैं मद्रास, बम्बई, ये सब था। इसको कहते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब ब्रिटिश प्रांत। और इसके अतिरिक्त भारत में 566 से ज्यादा देशी रियासतें थी, मतलब प्रिंसली स्टेट्स। तो हुआ ये कि सबका मिला जुला एक संविधान होगा, सबका मिला जुला एक संविधान सभा जो बनाएगा संविधान। तो इसलिए इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस के भी सदस्य होंगे,
जो कि चूंकि ब्रिटिश प्रोविंस में अभी जिस तरह के आपके राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसी तरह का उस समय भी था। उसमें केवल अंतर ये था कि उसमें वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों तक था, लेकिन स्ट्रक्चर लगभग मोर और लेस वैसा ही था जैसा भी है। तो हुआ ये कि ब्रिटिश प्रोविंसेस के जो प्रतिनिधि होंगे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसे वहां के विभिन्न जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, उसके विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। डायरेक्ट इलेक्शन कराने की बात नहीं सोची गई। क्यों नहीं सोची गई? क्योंकि हम लोग को उसमें वोटिंग का अनुभव नहीं था, समझे। तो इसलिए हुआ कि जल्दीबाजी में करना है, तो जल्दीबाजी में करने के लिए क्या हुआ कि उसका जो संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों के जो प्रतिनिधि होंगे उसको कौन चुनेगा? तो ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर उसको चुनेंगे, समझे जी। तो और जो ब्रिटिश प्रांत के अतिरिक्त जो प्रिंसली स्टेट था, उसके सदस्यों का, अब राजा था उसमें, प्रिंसली स्टेट में तो शासक होता था, रूलर। तो वहां पर तो क्या होगा, नॉमिनेट करेगा, क्योंकि कहीं भी जब जहां रूलर होगा, किंग होगा, तो वहां पर तो कोई इलेक्शन का तो इसको है नहीं, तो वो नॉमिनेटेड होगा। कुछ बड़े बड़े जो देसी रियासतें थी उसके शासकों द्वारा उसको मनोनीत किया जाएगा, बात समझे। तो इस तरह से 292, समझे जी, ये मेंबर होंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस के। ब्रिटिश प्रोविंसेस के कितने मेंबर होंगे? ये इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड होंगे मतलब इलेक्टेड बाय द विधानसभा, विधान सभा ऑफ द कंसर्न्ड ब्रिटिश प्रोविंस। ये किसके द्वारा चुने जाएंगे? ये उस राज्य के, उस प्रांत के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, 292 सदस्य। और 93 मतलब 93 जो होंगे, ये प्रिंसली स्टेट्स, मतलब देसी रियासत, जो भारतीय रियासत था, प्रिंसली स्टेट, भारतीय रियासत के शासकों द्वारा ये मनोनीत होंगे। कितने? 93। क्लियर जी। और 4 जो था कमिश्नरी प्रोविंस कहलाता था। उसमें जैसे अभी यूनियन टेरिटरी है, उस तरह से दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, कचार, ये सब जो था, ये सब था 4 कमिश्नरी प्रोविंस। तो 4 उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो कुल मिलाकर आप ये इसमें 4 और जोड़ दें तो ये हो गया 389 टोटल मेंबर। तो संविधान सभा में कुल कितने मेंबर? 389 सदस्य, ठीक है। अब इन 389 सदस्य में से 292 सदस्य का तो इलेक्शन होना था। तो इसके लिए इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में। मतलब संविधान सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन कब हुआ? जुलाई 1946 में। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फर्स्ट सिटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी इसका अध्यक्ष चुना गया, मतलब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष इलेक्टेड हुए, ठीक है जी। तो इस तरह से संविधान सभा तो गठित हो गया जी। अब इसमें 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया, ठीक है। क्या? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे 22 जनवरी 1947 को पास किया गया जी। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ठीक है, समझ गए। तो
समझे। अब क्या हुआ ना कि मतलब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को, और 14 अगस्त की मध्य रात्रि मतलब मिडनाइट को हमारा देश दो भागों में बांट दिया गया और स्वतंत्र हो गया। तो उसके बाद भारत में कुल 299 सदस्य रह गए, क्योंकि जो शेष बचे वो पाकिस्तान चला गया। बात समझ गए जी। तो हमारे यहाँ इतने रह गए जी, समझ गए। अब अगस्त 1947 को, अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब हिंदी में इसको कहेंगे प्रारूप समिति। अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। किसका? प्रारूप समिति का गठन हुआ। ये प्रारूप समिति मतलब जो ड्राफ्ट करेगा, इसको लिखेगा, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके किसके? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसके किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। और इसमें और कुछ सदस्य थे जो हम आपको बता दे रहे हैं। एक थे के मुंशी एंड गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी लिख देते जी नाम। देखिए एक मिनट, प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए इसके अध्यक्ष। और इसमें कौन कौन से सदस्य थे? गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, हाँ, के एम मुंशी, नहीं जी, उसके बाद टी टी कृष्णमाचारी, मोहम्मद सदाउल्ला, ठीक है। उसके बाद अलादी कृष्णा स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और कोई बच्चा के जी एन माधव राव, एन माधव राव। तो इतने लोग इसमें सदस्य थे। ये जो है ना बाद में बने थे, समझे। और ये भी कुछ था, कुछ दो व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया, तो उसके बाद ये दोनों बनाए गए थे। तो ओरिजिनली कुछ और थे, उसको जानने की जरूरत नहीं है। आप यही फाइनली इतने ही लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। कौन कौन? एन माधव राव, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, टी टी कृष्णमाचारी, मोहम्मद सदाउल्ला और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है जी। अब आपको एक चीज बताना भूल गए कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो परमानेंट चेयरमैन बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो दो वाइस चेयरमैन बनाए गए थे, एच.सी. मुखर्जी, हाँ, और दूसरे V.T. कृष्णमाचारी, V.T. कृष्णमाचारी। ये दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। पहले इनको बनाया गया, फिर बाद में इनको बनाया गया था, ठीक है। तो दो आदमी को वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। क्या चीज का? कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है जी। अब प्रारूप समिति में जो था, तो देखिए क्या है कि उसमें अब लिखना है जी, ठीक है। तो जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब कुछ कुछ कमेटी था जी। उस कमेटी के लोगों का आपको नाम याद रखना है। जैसे तो लिख लीजिए जी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयर मतलब हेड थे जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे
पटेल, सरदार पटेल। उसी तरह एक सब कमेटी था, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पर जो उप समिति थी, इसके हेड थे आचार्य जेबी कृपलानी। हो गया जी, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या बताए तो हुआ सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार पर जो उप समिति थी उसके हेड थे आचार्य जेबी कृपलानी। तो ये हो गया जी आपका मेन कमिटी का पता है। ऐसे बहुत सारी समितियां थी, बता दें जेबी कृपलानी। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए जी, अब जो संविधान लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा तो उसका एक हुआ चीफ ड्राफ्ट्समैन, चीफ ड्राफ्ट्समैन। तो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे एस.एन. मुखर्जी। ये कौन थे? चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, मतलब मेन लिखने वाला यही थे, समझे? ड्राफ्टिंग करने वाला, लिखने वाला मतलब प्रारूप बनाने वाला ये थे। अब जो इसका इंग्लिश मीडियम हुआ, इंग्लिश वर्जन हुआ किसका? संविधान का। तो वो जो इटालिक्स में लिखा जाएगा एकदम लच्छेदार, तो उसमें प्रेम नारायण रायजादा, प्रेम नारायण राय ज्यादा, ये किस भाग के कैलीग्राफर थे? ये इंग्लिश वर्जन जो संविधान का था उसके ये कैलीग्राफर थे। और हिंदी वर्जन वाले का था बसंत कृष्ण वैद्य। किसके थे ये? हिंदी मतलब हिंदी वर्जन जो संविधान का बना उसके कैलीग्राफर थे बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है। और जो जैसे संविधान बना जी, तो उसके चारों तरफ कुछ नक्काशी उकाशी करना है, चित्र बनाना है, ऐसे समझे? जैसे इस बीच में कुछ कुछ लिखा गया तो इसके चारों तरफ कुछ चित्र बनाना है। तो उसमें इंग्लिश मीडियम वाला, इंग्लिश वर्जन वाला जो था, इसमें नंदलाल बोस, इसके कौन बनाए, कलाकार कौन थे? नंदलाल बोस, ठीक है। और हिंदी वाले का राम बिहारी सिन्हा। किससे? राम बिहारी सिन्हा, समझ गए जी? तो ये हो गया आपका संविधान। अच्छा, संविधान सभा का एक एम्बलम था अपना, मतलब संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था, क्या था? एलिफेंट। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी, ठीक है जी। मतलब उसको डेकोरेट करने के लिए नंदलाल बोस, इंग्लिश वर्जन वाले के लिए, बात समझे? अब आपको बता दें कि संविधान 1947 में पावर ट्रांसफर हो गया जी, 14 अगस्त की मध्यरात्रि को। नहीं, अब भारत में कानून भी बनाना था और संविधान भी बनाना था, बात समझे? तो संविधान भी बनाना था, कानून भी बनाना था। तो दो रोल उस समय तक, जब तक कि हमारा घोषित नहीं कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट इसको घोषित कर दिया गया, जब तक नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, संविधान सभा को, जब हम लोग, आपको पता होगा कि हमारा इलेक्शन हुआ 1952 में। कब हुआ इलेक्शन? पहली बार इलेक्शन हुआ 1952 को। तो इसी संविधान सभा को बाद में इंटरिम पार्लियामेंट या प्रोविजनल पार्लियामेंट, मतलब अस्थायी संसद घोषित कर दिया गया। जब इसका काम संविधान बनाने का खत्म हो गया, तब इसको क्या घोषित कर दिया गया कि ये क्या है? ये हो गया अस्थायी संसद। क्लियर जी? तो जब तक संविधान बनके तैयार नहीं हुआ था, तब तक हमारे संसद को दो काम करना होता था, सॉरी, हमारे संविधान सभा को दो काम करना होता था। एक दिन उसकी बैठक होती थी, क्या चीज के लिए? तो लॉ बनाने के लिए, समझे? जब लॉ बनाने के लिए इसकी बैठक होती थी, तो इसके होते थे, क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत
गोविंद प्रकाश पंत जी वही ना थे, उसके पहले स्पीकर कौन थे? ये ना थे, नहीं लिख पाए आप लोगों? तो जो भी है सुनिए, सॉरी जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, सॉरी इसके जीवी मावलंकर थे। जब ये जिस दिन संविधान सभा जिस दिन बैठती थी एज क्या चीज बताए, एज पार्लियामेंट, तो इसके स्पीकर का काम करते थे कौन? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। इस समझ में आया जी? क्या बोले? जिस दिन संविधान सभा की बैठक इस कारण से होती थी कि आज लेजिस्लेटिव फंक्शन करना है, मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन का काम उस दिन होता था, लेजिस्लेटिव विधायी संबंधी कार्य। तो उस दिन इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। तो ये हुए पहले स्पीकर। ये क्या हुए? एक तरह समझ ली कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर हुए जीवी मावलंकर। क्लियर जी? और फिर अगले दिन मान लीजिए अब हो रहा है संविधान पर चर्चा, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष हुए। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। ठीक है जी। हमारा संविधान, इधर ध्यान दीजिए, संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इस दिन से बन के तैयार हुआ, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्यों ऐसा किया गया कि हमारा देश, पहली बार हमारे देश के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। बात समझ गए? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट घोषित किए गए थे, इलेक्ट किए गए थे, और उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। तो चूंकि भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, तो इसीलिए इस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था। बात समझ गए? 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन के तैयार है, लेकिन चूंकि हम लोग पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाए थे 26 जनवरी 1930 को, तो इसी डे को कॉमेमोरेट करने के लिए, इसी दिन को याद रखने के लिए संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये क्लियर हुआ जी? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार है, लेकिन चूंकि हम लोग पहली बार 26 जनवरी 1930 को संविधान कहते हैं, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, तो उस दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए, उस दिन को याद रखने के लिए हम लोगों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि नहीं, संविधान लागू होगा कब? 26 जनवरी 1950 को। तो हम लोग उस दिन रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं जी। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो अंतिम बैठक जब हुई तो संविधान तो बन के पहले तैयार हो चुका है, तो इसी दिन पार्लियामेंट उसको घोषित कर दिया गया जी। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 24 जनवरी 1950 को ही इनको राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया, और उसके बाद फिर बाद में इलेक्शन हुआ, तो फिर फिर से बने राष्ट्रपति, लेकिन इनको राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए संविधान आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो संविधान बनके तैयार हो गया, समझे? सुने, तो संविधान बनके तैयार हो गया, समझ गए ना? तो इसको हम लोग अब जो है अगला जो भी चीज पढ़ना है उसको अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है।